एपीएसडीसी क्लास 12th बायोलॉजी का ये पेपर है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस पूरे पेपर को एक बार शो करेंगे और जो इसके 16 एमसीक्यूज होंगे उसके आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं और उसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। दो लिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें लिस्ट 1 के अंदर यहाँ पे कुछ ड्रग्स दिया गया है और लिस्ट बी में यहाँ पे इसके इफेक्ट लिखे गए हैं। तो आपको बताना है इसकी मैचिंग करेक्ट वाली कौन सी होगी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी आपको सारे ड्रग्स का इफेक्ट एक साथ याद नहीं रहता है, इसलिए अगर एक दो का भी मैच करेगा तो पहले उसी को चेक कर लेना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लो कौन सा ऐसा ड्रग्स है जिसका मैच क्लियरली आपको दिख रहा होगा। जैसे मॉर्फिन को हम लोग यूज करते हैं एज अ पेन किलर, ये फिक्स है। जब किसी के बॉडी के अंदर कोई सीवियर पेन होता है और पेन किलर या कोई दूसरा जो मेडिसिन है वो काम नहीं करता, तब डॉक्टर वहां पे एडवाइस करता है मॉर्फिन के लिए, क्योंकि मॉर्फिन देने से पेन खत्म हो जाता है। तो मॉर्फिन पेन किलर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। इसके अलावा है इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन, ये भी बिल्कुल क्लियर है। जो डोपामाइन के ट्रांसपोर्ट का इंटरफेरेंस करता है वो कोकीन है। तो कोकीन और यहाँ पे मॉर्फिन क्लियर है। अगर ये दोनों क्लियर नहीं होंगे तब भी आपको ऑप्शन मोस्टली मिल जाएगा। तो पहले सी का फोर्थ और डी का थर्ड ऑप्शन देख लो किस में दिख रहा है। तो डी का थर्ड और सी का फोर्थ आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये ऑप्शन किसी दूसरे में है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसी को आपको सही कर देना है। ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हीरोइन होगा वो स्लो डाउन करता है बॉडी फंक्शन को। जो मेरी जुआना है ये इफेक्ट करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। मेरी जुआना आप समझते होंगे, इसको भांग बोलते हैं। बाकी ये दो आप जानते ही होंगे, नाम तो आपने सब कुछ सुना होगा। जो लोग पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्टली इसको जानते भी होंगे कि इसको हम लोग कहाँ से पाते हैं या इसको बनाया कैसे जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कंप्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। यहाँ पे कह रहा है कि इन 4 एसटीडीज के अंदर कौन सा ऐसा डिजीज है जिसको हम लोग कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं अगर अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो जो गोनोरिया है उसका क्यूरेबल है, ये इसको क्योर हम लोग कर पाएंगे। बाकी हेपेटाइटिस, एचआईवी और जेनाइटल हर्ब्स ये नॉन क्यूरेबल डिजीज के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एग्जिबिटिंग एडाप्टिव रेडिएशन। तो एडाप्टिव रेडिएशन के अंदर आपने दो एग्जाम्पल पढ़े होंगे, उसमें से एक एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का और एक एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस का। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के 3-3 के ग्रुप दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा ग्रुप है जो एडाप्टिव रेडिएशन को शो करता है। तो अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो वहां पे एक फिगर दिया गया होगा जिसमें एक तरफ प्लेसेंटल मार्सुपियल्स बने होंगे और एक तरफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो इसमें जो बाकी जो इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है उसमें से कुछ इन्होंने प्लेसेंटल के नाम लिखे हुए हैं और कुछ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के नाम लिखे हुए हैं। तो आपको बस चेक कर लेना है कि इसमें कौन सा ग्रुप है जिसमें सारे नाम ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के हैं। आपको मैं वो फिगर एक बार दिखा देता हूँ, फिर हम इसके आंसर पे आएंगे। तो ये है वो फिगर। इस फिगर में देख सकते हो आप लोग, एक तरफ लिखा हुआ है प्लेसेंटल मैमल्स और एक तरफ लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। यहाँ पे जो नाम आपको ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से दिखेंगे उन्हीं को सही करना है। तो बीच बीच में कहीं पे देखोगे तो वहां पे मोल लिखा होगा। जब केवल मोल लिखा होगा तो प्लेसेंटल में चला जाएगा। अगर मार्सुपियल मोल लिखा होगा तब उसको आपको ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में कंसीडर करना है। सेम ऐसे ही जगह जगह देखोगे तो लिखा होगा वुल्फ, तो अगर वुल्फ लिखा होगा तो प्लेसेंटल में जाएगा। अगर टेस्मेनियन वुल्फ लिखा होगा तो वो आ जाएगा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के अंदर। सेम ऐसे ही नम्बेट आता है जिसको एंट ईटर बोलते हैं, मार्सुपियल माउस आता है, स्पॉटेड कस्कस आता है, फ्लाइंग फैलेंजर आते हैं। तो इन सबके नाम को आप एक बार चेक कर लीजिए और देख लीजिए कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर ये सारे नाम दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए ऑप्शन में नम्बेट, स्पॉटेड कस्कस और फ्लाइंग फैलेंजर, ये तीनों नाम अभी मैंने पढ़ा था और ये सब ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल्स के अंदर आए थे, इसलिए यही वाला आपका नंबर सही हो जाएगा। दूसरे में मोल लिखा हुआ है, ये आपका चला जाएगा प्लेसेंटल में। तीसरे में वुल्फ लिखा हुआ है, मार्सुपियल्स वर्ड साथ में नहीं लिखा हुआ है इसलिए ये भी आपका जाएगा प्लेसेंटल में। टेस्मेनियन वुल्फ सही है। बॉबकैट, मार्सुपियल मोल्स, ये बॉबकैट इसमें नहीं आता इसलिए ये भी नहीं चलेगा, इसलिए इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई ए टू डी रिस्पेक्टिवली। ए बी सी डी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें ए बी सी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ए है वो एंथर है, जो बी है वो है फिलामेंट, जो सी है वो पॉलिन सैक है और डी है पॉलिन ग्रेन्स। यही आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे पीटीओ लिखा हुआ है, बी को नहीं चलेगा। फिलामेंट एंथर चलेगा। मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम ये फीमेल का पार्ट होता है, मेल का नहीं होता।
मेल में माइक्रोस्पोरेंजियम आता है, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे भी मेगा लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। अब बच गया ऑप्शन डी। इसी को सही कर देना है। पहला एंथर, दूसरा फिलामेंट, तीसरा पॉलिन सैक, चौथा पॉलिन ग्रेन। क्वेश्चन नंबर 5, द accompanying डायग्राम इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम दिया गया है जिसमें ABCD मेंशन किया गया है और इन्हीं के बेस पे 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे गए हैं। तो कह रहा है डी प्रोड्यूस स्पर्म बट नॉट टेस्टोस्टेरॉन। डी यहाँ पे मेंशन किया गया है टेस्टिस को, और जो टेस्टिस है वो दोनों काम करता है, ये स्पर्म भी रिलीज करता है और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन भी। टेस्टोस्टेरॉन के लिए इन्होंने नॉट लिख दिया, इसलिए ये नहीं चलेगा। सेकेंड है डी प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन बट नॉट स्पर्म। अब इसके लिए यस बोल के दिया, इसके लिए नॉट, इसलिए यहाँ पे भी नहीं चलेगा। थर्ड है डी प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरॉन, ये वाला चलेगा। ए सीक्रेट लिक्विड, ए यहाँ पे लिखा हुआ है इसको, तो ए यहाँ पे सेमिनल वेस्किल है और जो बी है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है। ऑप्शन डी यहाँ पे लिखा हुआ है ए सीक्रेट लिक्विड रिच इन फ्रक्टोज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेमिनल वेस्किल इसको रिलीज करता है, इसलिए आपको चेक करना है ऑप्शन 3 और 4। ऑप्शन 3 और 4 आपको बी ऑप्शन दिख रहा होगा, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अ गैमेट मदर सेल ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीमेंट 44 प्लस XY suffer a non-disjunction at the first meiotic division, which of the following set of gamete could result? जब यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन बोलेगा तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट नहीं हो रहे। And when at the time of gametogenesis, when 6 chromosomes are not separated, then both the 6 chromosomes are moved into any one of the gamete. And in one of the gamete, there is no presence of the 6 chromosome. यानी ये दोनों क्रोमोसोम्स एक ही गैमेट के अंदर चले जाएंगे और जो दूसरा गैमेट होगा उसमें 6 क्रोमोसोम होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन जब बी देखोगे तो इसके अंदर दोनों 6 क्रोमोसोम्स एक साथ गए हुए हैं और दूसरे वाले में 6 क्रोमोसोम नहीं आ रहा है, इसलिए यही वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और अगर डिसजंक्शन होगा तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी pollen grains and ovules are likely to be formed in the anther and the ovary of the angiosperm bearing 25 microspore mother cell and 25 megaspore mother cell? तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इससे बनता है मेल गैमेट मतलब पॉलिन ग्रेन, और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कुल 4 पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं। तो 25 से कितने बन जाएंगे? 100। और दूसरा जो मेगा स्पोर मदर सेल है इससे बनता है ओव्यूल, और एक मेगा स्पोर मदर सेल से 4 ओव्यूल बनते हैं, लेकिन उसमें एक एक्टिव रहता है और 3 हो जाते हैं डीजनरेट, इसलिए हम लोग एक मेगा स्पोर से एक ओव्यूल को ही मानते हैं कि बनता है। इसलिए 25 से कितने बन जाएंगे? 25। तो आपको चेक कर लेना है 100 पॉलिन ग्रेन और 25 ओव्यूल्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, a short piece of DNA having 34 base pair was analyzed to find the number of nucleotide bases in each of the polynucleotide strand. Some of the results are shown in the table. How many nucleotide containing thymine were present in the strand 1? अब यहाँ पे डीएनए का फ्रेगमेंट हमने ले लिया, डीएनए का जो भी फ्रेगमेंट लोगे उसमें डबल स्ट्रैंड होगा ये, तो ये दोनों का मिल के अगर 34 बेस पेयर हुआ तो एक में जो बेस पेयर होगा वो कितना हो जाएगा? 70। अब आपको मालूम है कि जो ए है वो बाइंड होता है किसके साथ? टी के साथ, और जो जी है वो बाइंड होता है सी के साथ। जो ए का काउंट होगा और टी का काउंट होगा वो सेम होना चाहिए। तो अगर स्ट्रैंड 1 में एडनिन 7 है तो जो थायमिन है वो भी कितना होना चाहिए? 7, इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। यूटिलाइजेज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लाइक बीटी कॉटन, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को यूज नहीं करते, हम लोग नॉर्मल क्रॉप ही यूज करते हैं बस। हम लोग फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स को यूज नहीं करते, उसकी जगह हम लोग कंपोस्ट, मेन्योर और कुछ दूसरे जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स होंगे उनको यूज करेंगे। बी है, यूजेज ओनली नेचुरली प्रोड्यूस्ड इनपुट लाइक कंपोस्ट, ये वाला सही है। डज नॉट यूज पेस्टिसाइड्स एंड यूरिया, ये भी सही है। प्रोड्यूस वेजिटेबल्स रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू जो वेजिटेबल्स प्रोड्यूस होते हैं वो विटामिन रिच होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए आपको चेक कर लेना है बी सी डी। बी सी डी कहाँ है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग एमटीपी। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।
अगर किसी वजह से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना है तो उसको हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, जिसकी अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे उसी से रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा सही है। तो एमटीपी आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अगर एमटीपी को हम लोग परफॉर्म करते हैं तो वहां पे जो मदर होता है उसको प्रॉब्लम होती है, उसकी डेथ भी हो सकती है, मतलब कि ये बिल्कुल सिक्योर है। दूसरा, एमटीपी आर यूज्ड एज अ कंट्रासेप्टिव मेथड, ये जो एमटीपी है वो कंट्रासेप्टिव मेथड बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। कंट्रासेप्टिव मेथड का मतलब होता है प्रेगनेंसी को रोकने का तरीका, ये प्रेगनेंसी को रोकने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे किसी भी वजह से प्रेगनेंसी हो गई है तो वहां पे इम्प्लांटेशन के बाद जो वहां पे फीटस होगा उसको बॉडी से बाहर रिलीज करने का टेक्निक है। थर्ड है, एमटीपी आर ऑलवेज सर्जिकल, एमटीपी सर्जिकल होता है लेकिन ऑलवेज सर्जिकल नहीं होता, इसकी दोनों कंडीशन आती हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग में मतलब कि कम पीरियड में अगर हम लोग एमटीपी को परफॉर्म कराते हैं तो नॉर्मल हो जाता है, और अगर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में सर्जरी होती है, इसलिए ऑलवेज वर्ड की वजह से इसको हम लोग गलत कर देंगे। फोर्थ है, एमटीपी रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल, ये बिल्कुल करेक्ट है। आप बिना किसी मेडिकल एडवाइस के और किसी पर्सन की हेल्प के आप इसको नहीं कर सकते, इसलिए आपको 1 और 4 चेक कर लेना है, तो ऑप्शन सी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टीआरएनए मॉलिक्यूल्स विद देयर एंटीकोडॉन पेयरिंग विद रिस्पेक्टिव कोडॉन्स, विच टाइप ऑफ टीआरएनए इज नॉट पॉसिबल, इसमें से कौन सा टीआरएनए पॉसिबल नहीं है आपको बताना है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब ट्रांसलेशन होगा मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, तो उस टाइम पे एमआरएनए के ऊपर जितने भी कोडान यहाँ पे एक्सपोज होते हैं उन सब कोडान का रिस्पेक्टिव टीआरएनए बॉडी में प्रेजेंट होता है और अपने रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड को लाके उस प्रोसेस के अंदर ऐड करके प्रोटीन को बनाता है। जब एक्सपोज होता है नॉनसेंस कोडान, उसका कोई रिस्पेक्टिव टीआरएनए बॉडी के अंदर नहीं होता है, इसलिए वहीं से प्रोटीन के चेन की टर्मिनेशन हो जाती है। आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि कोई नॉनसेंस कोडान का कोड तो नहीं लिखा हुआ है, अगर नॉनसेंस कोडान का कोड लिखा होगा तो फिर वही गलत हो जाएगा। और हमारे बॉडी में 3 नॉनसेंस कोडान कौन कौन से होते हैं, एक होता है यूजीए, एक होता है यूएजी, और एक होता है यूएए। अगर ये 3 आपको कोडान दिख जाएंगे तो इनका रिस्पेक्टिव टीआरएनए हम लोगों के बॉडी के अंदर होता नहीं है, इसलिए आगे अमीनो एसिड आके अटैच नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला ये वाला सही है, चलेगा। ये वाला भी सही है, चलेगा। यूएए लिखा हुआ है, ये नहीं चलेगा, नॉनसेंस है ये। यूएजी, इट अगेन नॉनसेंस, एंड थर्ड वन इज अगेन नॉनसेंस, ये तीनों नॉनसेंस है। तो आपको चेक कर लेना है, T3 T4 T5 नहीं चलेगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज फिजियोलॉजिकल बैरियर टू द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी। जब कोई भी माइक्रोब्स या पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो बहुत सारे बैरियर हैं जो हमारे बॉडी के अंदर एक्ट करते हैं और किसी न किसी तरीके से उन सारे पैथोजेंस और माइक्रोब्स को बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकते हैं। तो उसमें आता है फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और इंटरफेरेंस। ठीक है, इस चीज को साइटोकाइन इंटरफेरेंस बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे फिजियोलॉजिकल बैरियर आपसे पूछा गया है, और फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज चलती हैं उनसे कुछ मटेरियल रिलीज होते हैं, और वो जो मटेरियल होते हैं वो माइक्रोब्स की एंट्री को रोकते हैं। जैसे आपको स्वेटिंग होती है या फिर जो आइस के अंदर से टीयर निकलते हैं, ये सब एक बैरियर की तरह काम करते हैं। जैसे आपके आंख के अंदर कुछ जाएगा, टीयर्स का निकलना स्टार्ट हो जाता है, यानी अब आंख के अंदर कुछ गया, वो बॉडी के अंदर एंटर ना कर जाए इसलिए उसकी कीलिंग के लिए टीयर्स निकलता है। ठीक, ऐसे ही स्वेटिंग होती है, तो स्वेट भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से निकलता है। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, टीयर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। अब इसके बाद 4 यहाँ पे एसर्शन रीजन है, उनको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एसर्शन है, टेप वर्म, राउंड वर्म एंड पिन वर्म आर एंडोपैरासाइट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, बिल्कुल करेक्ट है। ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर ये एज अ एंडोपैरासाइट प्रेजेंट रहते हैं, और ये जनरेट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो फूड यूज करते हैं उसको या तो हमने अच्छी तरीके से वॉश नहीं किया होता है या फिर उसकी कुकिंग प्रॉपर नहीं होती है। यहाँ पे लिखा है इम्प्रॉपर कुक्ड फूड इज द सोर्स ऑफ द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ये भी करेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, डीएनए इज कंसीडर टू बी अ बेटर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म, ये बिल्कुल ट्रू है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो डीएनए है उसके अंदर हम लोग म्यूटेशन आसानी से नहीं कर सकते, मतलब डीएनए ज्यादा स्टेबल है और आसानी से रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब लेस रिएक्टिव होता है। रीजन है 2 प्राइम OH ग्रुप प्रेजेंट इन डीएनए मेक इट लेस रिएक्टिव, ये गलत है। 2 प्राइम OH ग्रुप प्रेजेंट होता है आरएनए में,
और डीएनए में ये नहीं होता है, इसीलिए ये नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, इसका प्रेजेंस होना नॉन रिएक्टिव नहीं है, इसका एब्सेंस होना नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, तीसरे लिख दोगे आपका एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स। 15 है, फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट साइक्लोस्पोरिन ए नीड टू बी इंजेक्टेड टू द पेशेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। साइक्लोस्पोरिन ए इसको यूज करते हैं हम लोग एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। तो जब किसी के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उस टाइम पे जो टी सेल होता है, ठीक है, उसके इंटरफेरेंस को और उसके एक्टिवेशन को ये रोक देता है। तो लिखा हुआ है साइक्लोस्पोरिन ए इनहिबिट एक्टिवेशन ऑफ टी सेल एंड इंटरफेरेंस, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो लिख देना दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इन आईवीएफ फर्टिलाइजेशन इज डन इनसाइड द बॉडी ऑफ द वीमेन। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यहाँ पे लिखा है फर्टिलाइजेशन होता है इनसाइड ऑफ द बॉडी, ये बिल्कुल गलत हो गया, ये सही नहीं है। रीजन है जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमियर कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द फॉलोपियन ट्यूब, ये बिल्कुल करेक्ट है। और वही 8 टू 16 स्टेज का जब हो जाएगा ये, मतलब मारुला की कंडीशन में, तभी आके यूट्रस के अंदर वो इम्प्लांट होता है। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये हो जाएगा ऑप्शन मेरे हिसाब से डी। ठीक है, ये हो गए पूरे एमसीक्यूज। बाकी प्रॉब्लम सॉल्व एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए। ये है सेक्शन बी का प्रॉब्लम, इसका आर वाला पार्ट भी दिया गया है। फिर 18 नंबर, 19, 20, 21, देन 22, 23 एंड 24। 24 का ये ऑप्शनल है। फिर 25, 26, 27, 28। फिर सेक्शन डी है, यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है, उस पर बेस कुछ प्रॉब्लम दिया गया है। सेकेंड वाला स्टेनली मिलर का एक्सपेरिमेंट है, उस पर बेस कुछ प्रॉब्लम किए गए हैं। फिर सेक्शन ई है, इस पे बेस कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, इसका और वाला पार्ट ये है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, देन 33, ये कैंसर पे बेस प्रॉब्लम है। ये है कंप्लीट पेपर। चलिए आते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्रॉब्लम के साथ, आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।